तो इस क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे दिखाते हैं, तो K = 80 और परमिटिविटी पूछिए यानी एप्सिलॉन पूछ रहा है, तो फॉर्मूला K = ε/ε0, यहाँ से एप्सिलॉन आ गया K ε0, तो K की वैल्यू 80 गिवन है, ε0 हम जानते हैं 8.85 × 10⁻12, तो सॉल्व करके इतना आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज 0.8 × 10⁻19 कूलम। इसमें Q = n ही लगा देंगे, यहाँ से n निकाल लेंगे। अगर n होल नंबर आता है, पूरा नंबर आता है, तो ये चार्ज पॉसिबल होगा, अगर n होल नंबर नहीं आता है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन हम सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा पार्टिकल में हमें चार्ज निकालना है। तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, 2He4 न्यूक्लियस। तो इस 2He4 में कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, तो इसमें 2 प्रोटॉन हैं। अगर 2 प्रोटॉन हैं तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल = 2 × चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के चार्ज को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सीधे Q = n ही लगा के हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए स्टूडेंट, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर अ चार्ज ऑफ +19.2 × 10⁻19 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय ग्लास रॉड। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बाय Q = n ही, तो n = Q/E, Q हमको दे रखा है, E हम जानते हैं, रख दिया, तो n = 12 आ गया पहला आंसर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर बाय द सिल्क। तो सिल्क में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अगर सिल्क में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव था उतना ही सिल्क पे नेगेटिव आएगा। तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव था 19.2 × 10⁻19 कूलम, तो सिल्क पर इतना ही नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड पार्ट में लिखा है इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। क्या मास ट्रांसफर होगा ग्लास से सिल्क में? अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, इलेक्ट्रॉन के मास को हम दिखाते हैं me से। तो 12 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कितना मास ट्रांसफर होगा, 12 इलेक्ट्रॉनों का मास। तो मास ट्रांसफर = 12 × एक इलेक्ट्रॉन का मास, 12 × me। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, कैलकुलेट करके 1.08 × 10⁻29 kg आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा था स्टूडेंट, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। मतलब एक बॉडी है, उस बॉडी पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जा रहे हैं, तो उस बॉडी में 1 कूलम चार्ज कितने समय पे हो पाएगा, वो टाइम निकालना है हमें। तो हमने मान लिया 1 कूलम चार्ज बॉडी में आ रहा है t सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10⁹, तो t सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 10⁹ × t, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। अब फॉर्मूला बाई Q = n ही, तो Q हमको दे रखा है 1 कूलम चार्ज,
n हो गया ये 10⁹ इंटू टी, और e की वैल्यू हम जानते हैं, तो यहाँ से t इक्वल टू आ गया 1/1.6 इंटू 10⁻, ये मिलके बन के 10⁻⁻10, और इसको सॉल्व करके आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो बिल्कुल इसका जैसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 100 ग्राम आ गया, वहाँ पे एनसीईआरटी ने उसने 250 ग्राम लेके कर रखा है, एक कप वाटर 250 ग्राम मान के तब क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन 100 ग्राम है। एनसीईआरटी का वाला क्वेश्चन अगर आपने करना है तो 100 ग्राम को रिप्लेस कर देना 250 ग्राम से बस। तो 100 ग्राम वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पता करना है हमें। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो हाइड्रोजन का हमको पता है 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 × 1 + 16 18। तो 18 ग्राम अगर H2O आपके पास है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू दिस। अगर 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। और हमने निकालना था 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो नंबर आया इंटू 100। अब बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का पता है हमको, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक H2O मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 1 + 8 10। एक H2O मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 100 ग्राम H2O में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 100 ग्राम H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें 7n14 न्यूक्लियस पर चार्ज बताना है। तो न्यूक्लियस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उनकी वजह से तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो प्रोटॉन कितने होते हैं, तो प्रोटॉन होंगे 14 - 7 प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है E, तो 7 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, 7 × E। तो 7n14 न्यूक्लियस पर चार्ज इक्वल टू 7E। तो प्लस का इतना चार्ज होगा पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 चार्जेस दे रखे थे, Q और -3Q। एक्स एक्सेस में D डिस्टेंस पे रखे थे, तो D डिस्टेंस पे एक्स एक्सेस में हमने 2 चार्ज रख दिए A और B पोजीशन में।
अब एक थर्ड चार्ज +2q, इसको कहाँ पर रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो गया रहे। तो +2q को हम इनके बीच में नहीं रख सकते, बीच में रखेंगे तो ये उस पर प्लस, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये उसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसकी वजह इधर को फोर्स लगेगा, ये उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये भी उधर को लगेगा। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो जाएं तो 0 नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने जो +2q है उसको इन दोनों के बीच में ना रख के इधर रख लिया। तो मान लीजिए जो +2q रखा है वो a से x डिस्टेंस पे रखा है, तो b से उसकी डिस्टेंस हो गई x + d। अब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, कहाँ को, कैसा, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, तो इस डायरेक्शन में उसको हमने नाम दे दिया FA फोर्स है इन दोनों के बीच का। ऐसे ही B जो -3q है वो इस पे फोर्स कैसा लगाएगा, प्लस माइनस अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में अपनी ओर को, FB से दिखा दिया उससे। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो बस वहीं से क्वेश्चन शुरू किया। तो FA = FB, FA है इन दोनों के बीच में फोर्स, तो 1/4πε0, जिसे हम K से भी दिखाते हैं, Q1 Q2/x²। इसके और इसके बीच में फोर्स है वो है FB, तो 1/4πε0 Q1 Q2/x + d²। अच्छा, अब यहाँ पे हमने -3q नहीं लिया, -3q था जबकि हमने +q लिया है, +3q लिया है। तो ऐसा क्यों स्टूडेंट? तो याद रखिए, जब भी फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लेंगे आप चार्ज का। वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन डायरेक्शन को शो करता है, तो मैग्नीट्यूड लेते समय उसमें नेगेटिव साइन नहीं लें। तो इसे सॉल्व करके आया 2q²/x², यहाँ हो गया देखिए 3×2 = 6, q²/x + d²। तो q² कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो 1/x = √3/x + d, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा तो इतना आ गया। तो x = d/√3 - 1। अब अपॉन में अंडर रूट आ रहा है तो उसे हटाने के लिए रेशनलाइज कर लेते हैं, ये आंसर हो गया। Two point charges of +2 microcoulomb and 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given to an additional charge -4 microcoulomb, what will be the new force? तो हमको दो चार्ज दे रखे हैं, Q1 2 माइक्रोकुलम और Q2 6 माइक्रोकुलम, और उनके बीच में फोर्स है 12। तो हमने फॉर्मूला लगाया कुलम्स लॉ, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो 12 के Q1 Q2/r², r उनके बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम चेंज भी नहीं करेंगे, तो ऐसे रहने देंगे। इक्वेशन 1 हो गई। केस सेकंड में दोनों चार्ज को एडिशनल चार्ज दिया -4 माइक्रोकुलम, तो अब ये पहले +2 था, तो अब कितना हो जाएगा, +2 - 4 यानी -2 माइक्रोकुलम। ये दूसरा वाला +6 था, तो +6 से -4 +2 माइक्रोकुलम। अब इनके जो बीच जो फोर्स है वो बदल जाएगा क्योंकि चार्ज बदल गए हैं। तो नया फोर्स F' = सेम फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। तो F' = K Q1 Q2/r²। बस अब हमने क्या करा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो F'/12 K/r², K/r² से में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 12, तो 4/12, 12 से 12 कैंसिल, F' = 4। तो नया फोर्स आ गया 4 न्यूटन। Question number 13.
3 charges each of plus 1 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle. If the force between any two charges be F, what will be the net force on each charge? तो इस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ले लिया हमने। तो इस ABC के हर एक कोने पर चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलम। तो QA इक्वल टू QB इक्वल टू QC इक्वल टू 1 माइक्रोकुलम। दो चार्ज के बीच का फोर्स F है। तो A और C के बीच में फोर्स, या A और B के बीच में फोर्स, या B और C के बीच में फोर्स F है। हमें कैलकुलेट करना है कि किसी एक चार्ज पर, कोई सा भी चार्ज हो, किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। तो मान लीजिए हमने ये चार्ज लिया है C वाला। तो इस चार्ज पर यहाँ पर है 1 माइक्रोकुलम। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है कितना, F। A जो है A पॉइंट का चार्ज QA QC पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वो लगाएगा FAC इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ रिपेल करेंगे। ऐसे ही B वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो वो लगाएगा FBC इस डायरेक्शन में, प्लस प्लस रिपेल करेंगे। अब इस पर नेट फोर्स, इस पर देखिए C पे जो यहाँ पर चार्ज है QC, उस पर दो फोर्स लग गए हैं, एक FAC इस डायरेक्शन में, FBC इस डायरेक्शन में। अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, इन दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, वो नेट फोर्स होगा एट C। अब वो निकालने के लिए आपको पता है ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल 60, अगर ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 60 हो गया। अब ये दो वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम पैरेललोग्राम लॉ से इनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ 11th क्लास में आपने पढ़ा है, R इक्वल टू रिजल्टेंट R इक्वल टू √P² + Q² + 2PQ cos α। तो उससे हमने F नेट इक्वल टू इन दोनों का रिजल्टेंट, तो FAC² + FBC² + 2FAC इंटू FBC इंटू कॉस इनके बीच में एंगल 60। FAC और FBC इनकी वैल्यू कितनी है F, वो यहाँ पुट कर दिए। cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो √3F। तो √3F जो फोर्स लगेगा वो चार्ज QC पर लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही A पर लगेगा। A पर जो चार्ज QA है उस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, और B पर जो चार्ज है उस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बाय सिमेट्री हर जगह फोर्स सेम ही होगा। Question number 14. Force of attraction between 2 point charges at a distance D is F. What distance apart should they be kept in the same medium so that the new force will be F/3? तो इस क्वेश्चन में हमें दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है D और उनके बीच में फोर्स है F। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D², इक्वेशन 1। केस सेकंड में वो कह रहा है उनके बीच का फोर्स जो है वो F/3 हो गया, तो नई डिस्टेंस निकालो। तो फोर्स की जगह हमने रख दिया F/3 और नई डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया D'। अब जब इन इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया है तो देखिए F अपॉन F/3 आएगा, तो F से F कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चल जाएगा। ऐसे यहाँ K Q1 Q2 कैंसिल, तो 1/D² अपॉन 1/D'², तो D' ऊपर जाएगा, तो D' अपॉन D²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो D' इक्वल टू 3D²। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो गया D' का D' इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट 3 D आंसर। Two point charges placed at a distance r in air exert a force F on each other.
फाइंड द डिस्टेंस एट विच दीज चार्जेस विल एग्जर्ट द सेम फोर्स इन अ मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस क्वेश्चन में दो चार्जेस पहले एयर में रखे हैं और फिर डायलेक्ट्रिक मीडियम में रखे हैं। तो दोनों केसेस में जो फोर्स हैं वो इक्वल हैं। अगर फोर्स इक्वल हैं तो डायलेक्ट्रिक मीडियम में उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? एयर में उनके बीच का डिस्टेंस r है। तो सबसे पहले इन एयर एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, r दी थी डिस्टेंस तो ये लगा दिया। अब इन मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, जब k डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम आ गया तो एफ एम इक्वल टू 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन नई डिस्टेंस मान ली हमने r डैश, तो r डैश स्क्वायर। अब हमसे बोला है कि एयर में और मीडियम में फोर्स बराबर है, तो एफ ए इक्वल टू एफ एम, ये रख दिया। दोनों वैल्यूज पुट करिए तो 1/4πε0 Q1 Q2, 1/4πε0 Q1 Q2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 1/r स्क्वायर, यहाँ बचा है 1/k और r डैश स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा k r डैश स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देन r डैश स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन k, तो r डैश इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लिया, तो r अपॉन रूट k।